हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब लोग? तो चलिए आज की क्लास में हम गति के बारे में बात करते हैं, मोशन के बारे में। ओके, सबसे पहले जो स्टूडेंट लोग कंफ्यूज रहते हैं, अगर पूछें कि गति क्या होती है तो गति को चाल से रिलेट कर देते हैं। बोलते हैं कि अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो गति कर रही है। ये बात बिल्कुल गलत है। ओके, गति का चाल से कोई मतलब है नहीं। कोई वस्तु चल भी रही है ना तो भी हम कह सकते हैं कि वो स्थिर है, हो सकता है ऐसा। और कोई वस्तु स्थिर है वो भी गतिशील हो सकती है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, समझिए कैसे। सबसे पहली बात, गति को अगर आपको परिभाषित करना है तो सबसे पहले निर्देश तंत्र जरूरी है। ये बात समझ आई क्या? निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र। ओके, यानी बिना निर्देश तंत्र के आप गति को परिभाषित नहीं कर सकते। यानी मैं आपसे पूछूं एक वस्तु है वो गतिशील है या स्थिर है, तो सबसे पहले आप ये पूछिए कि निर्देश तंत्र कौन है। ये बात समझाई? निर्देश तंत्र का मतलब है कहां से देखी जा रही है वस्तु को, देखने वाला कौन है, क्या देखने वाला खुद चल रहा है। ये बात समझा रही? कैसे? देखो, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है कोई और इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। अब एक बंदा यहां से ये भी चलना शुरू कर दिया 5 मीटर पर सेकेंड से, तो आप इससे पूछिए क्या ये वस्तु चल रही है? तो ये जब यहां था तो वस्तु यहां थी, ये जब यहां आया तो वस्तु यहां गई, यानी इनके बीच का गैप है वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। इट मींस ये क्या कहेगा, इसको ये वस्तु हमेशा इसके बगल में दिखेगी। इट मींस इससे जब पूछें तो ये कहेगा कि वस्तु रेस्ट में है, गतिशील नहीं है। ओके, और यही वस्तु एक यहां से खड़ा हुआ व्यक्ति देखे, रेस्ट में व्यक्ति है, उससे पूछें तो ये क्या कहेगा, ये वस्तु क्या है, गतिशील है। इसका मतलब एक वस्तु एक ही टाइम में गतिशील भी हो सकती है और स्थिर भी हो सकती है। ये किस पर निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा निर्देश तंत्र पर। ये बात समझाई? ओके, तो अब हम गति को, जैसे आप ऐसे समझो कि आपकी चेयर है और आप ऊपर से उपग्रह से देख रहे हो, आप तो क्या ही देखोगे है ना। चलिए, कोई देख रहा है तो वो चेयर आप उसको क्या लगेगी, गतिशील लगेगी, बिकॉज अर्थ है वो मूव कर रही है। बट आपके सापेक्ष वो क्या है, स्थिर है। क्यों? क्योंकि आप भी उसी वेग से मूव कर रहे हो। ये बात समझ आ गई ना। सो यहां पर जो डेफिनेशन की बात है मैं बिना लिखे बता सकता हूं, डायरेक्ट आप समझ जाओगे, कोई ज्यादा इसमें लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष, किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ, टाइम जरूरी है, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो हम बोल देंगे कि वह वस्तु क्या है, गतिशील है, गति कर रही है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द मोशन। बेसिक आइडिया हो गया मोशन का। अब देखिए मोशन के जो पैरामीटर है वो क्या है। अगर आप बोलो तो मैं लिख देता हूं। गति की परिभाषा क्या लिखूंगा, किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो हम क्या बोलेंगे, वस्तु क्या है, गतिशील। ओके, अब देखो इस चैप्टर में आगे हमें मोशन के पैरामीटर पढ़ते हैं। ठीक है, अब पैरामीटर क्या होते हैं, जिनसे हम मोशन की स्टडी करते हैं, गति का अध्ययन करते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या है, दूरी और विस्थापन। सबसे पहला दूरी व विस्थापन। ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर दूरी की बात करते हैं। सबसे पहले दूरी क्या होती है, देखो कोई वस्तु, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई, जैसे ए से बी तक अगर वस्तु पहुंच रही है तो इसने जो, सपोज ये वाला रास्ता इसने चूज किया है, सो इस रास्ते की जो टोटल लेंथ है वो क्या कहलाती है, इसकी दूरी कहलाती है। परिभाषा क्या होगी,
किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। ओके, और यहां अगर मैं दूरी की बात करूं तो दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। अच्छा, सदिश और अदिश समझ आते हैं ना? आई होप क्या आते होंगे। नेक्स्ट अदिश राशि है, इसकी अगर इकाई की बात करें तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, ऐसा ही होता है। ओके, एंड डायमेंशन m0 l1 t0, ओके, ओनली लेंथ। सो ये इसकी डायमेंशन होगी। अब सेम लाइन पे विस्थापन, दूरी के साथ में हम विस्थापन की स्टडी करें। डिस्प्लेसमेंट, अब देखो विस्थापन है वो सदिश राशि है, दूरी क्या है? अदिश राशि है। अगर मैं विस्थापन को परिभाषित करूं, ये बिंदु A है और ये B है, तो ऐसे समझो कि वस्तु यहां से यहां गई या यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, एक बार ये रास्ता लिया, एक बार ये, एक बार ये। अगर मैं तीनों केस में विस्थापन की बात करूंगा, जैसे ये 7 मीटर सपोज, ये 6 मीटर, ये 5 मीटर है, तो विस्थापन तीनों ही केस में क्या आएगा? 5 मीटर आएगा। समझाएगा? यानी ऐसे समझ सकते हो कि जो दो बिंदु है उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ओके, या सीधी दूरी। अब रही बात, ये तो हमने दूरी की फॉर्म में बता दिया इसको, इससे तो केवल इसके मैग्नीट्यूड की बात हुई, यानी परिमाण बोलते हो ना जिसको आप कहते हैं, परिमाण शायद, है ना? बट विस्थापन तो क्या है? सदिश राशि है, इसका मतलब हमें दिशा भी चाहिए। समझा रही है बात? तो दिशा के लिए हम क्या करेंगे? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर, यानी जैसे इस केस में मैं इस पाथ को यूज किया, चाहे पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3, तीनों केस में यूज विस्थापन निकालूं तो क्या आएगा? एस वेक्टर, दैट इज मैग्नीट्यूड आएगा 5 मीटर, ओके, एंड डायरेक्शन आएगी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर। सो ये बिंदु A है, ये B है, तो इसको अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा तो AB बनेगा। क्या ये बात समझ आई? यानी हमें दोनों चीजें बतानी होंगी, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के बीच की सीधी दूरी। ओके, सो और यहां पर विस्थापन का मात्रक भी अगेन मीटर होता है और डायमेंशन भी सेम होती है, यानी ये वाली दोनों चीजें सेम। और ये राशि कैसी है? सदिश राशि, ठीक है। सो ये पहले पैरामीटर की बात होगी, दूरी और विस्थापन की। अब यहां पे देखो, मैं एक एग्जांपल करवाता हूं। हाँ, सर्कल वाला ठीक है, हाफ सर्कल है। इसकी रेडियस आ है, एक वस्तु है जो यहां से A से B तक, दैट इज सेंटर, ये वाला पाथ यूज किया इसे, यहां से आइए, तो आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो इस केस में अगर मैं दूरी की बात करूं तो दूरी क्या आएगी? दूरी आएगी ये वाला पाथ की कुल लंबाई। सो ये कितनी टोटल होती है? 2 पाई आर। सो ये हो गई पाई आर। एंड अगर बात करूं मैं डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन की, विस्थापन वेक्टर, सो यहां से सीधी दूरी की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा? r प्लस आर, यानी 2r, ओके, एंड वेक्टर डायरेक्शन लगाएंगे, सो ए बी वेक्टर, दैट इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया हमने। सपोज ऐसे है, ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल नहीं बनाना एक्चुअल में, ए बी और सी, ये 3 है, ये 4 है। अब एक पार्टिकल यहां से चला है ए से और यहां पहुंच गया, तो इस केस में दूरी बताओ, तो दूरी कितनी आ जाएगी? कुल लेंथ 3 और 4 7, यानी दूरी तो अगेन 7 मीटर आ गई। एंड विस्थापन सीधी दूरी, सो ए से फाइनल बिंदु को मिला दो और यहां, सो इस केस में एस वेक्टर विस्थापन क्या आ जाएगा?
ट्राइंगल से 5 मीटर आएगा ये, सो ये आ गया 5 एंड वेक्टर है, सो आपको एसी वेक्टर भी लगाना पड़ेगा। ओके, वैसे एसी कैप लगाना चाहिए यहाँ पे, यूनिट वेक्टर इज डायरेक्शन वेक्टर में लगा के ना, बेटर है। एनीवे अब देखो एक सवाल और दूं मैं, अगर पूरा सर्कल कर दिया, अब आपसे पूछूं कि इस केस में बिंदु यहां से चला था और पॉइंट तो क्या चलेगा, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट इस बिंदु से चला और यहां वापस आ गया, तो आप बताइए कि इस केस में दूरी क्या होगी, तो दूरी होगी 2 पाई आर एंड विस्थापन 0। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, चाल और वेग की। दूसरा की पॉइंट क्या है, चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब देखो चाल क्या है, तो अगेन जैसे दूरी थी अदिश राशि, यहां पर चाल क्या है, अदिश राशि है, और वेग क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस, परिभाषा की बात करें तो ऐसे समझ लो, दूरी में परिवर्तन की दर, ठीक है, दूरी में परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन की दर आती है तो ये समझो कि समय अपोन में आ जाएगा, तो दूरी बटा समय, ये क्या हो गई, चाल हो गई। और वेग क्या है, जैसे दूरी में समय का भाग दिया, दूरी क्या थी यहां पर अदिश राशि, तो चाल आ गई, और वेग के साथ में हमने विस्थापन को डील कर रहे हैं, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, वेग हो जाएगी, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग, विस्थापन बटा समय। ओके, सो ये क्या हो गई, अब यहां पर सदिश राशि हो गई, विस्थापन सदिश है, समय अदिश है, और यहां पर दोनों अदिश है, तो चाल भी क्या हो गई, अदिश राशि हो गई। यानी दूरी में परिवर्तन की दर तो क्या हो गई, चाल, और विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या हो गई, वेग हो गई। ये बात समझ आ गई। या एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, ऐसे भी बोल सकते हो, यानी नीचे वाली चीज को मैं समय को 1 कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, और समय क्या है, 1 है, इकाई हो गया, तो विस्थापन ही क्या हो गया, वेग हो गया। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। ओके, और एकांक समय में तय दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। ठीक है, अब यहां पर वेग भी आपके, अब ज्यादा हमें वेग को डील करना है एक्चुअली, 11वीं क्लास में हो तो वेग के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इसके लिए मैं अलग से हेडिंग डाल रहा हूं, वेग। तो देखो ऐसे समझो कि एक वस्तु है और उसका वेग 60 मीटर पर सेकंड है, वेग क्या है, 60 मीटर पर सेकंड। इस बात का, या चलो बाइक की बात कर लेते हैं, आप लोग इससे ज्यादा रिलेट कर पाओगे, 7 किलोमीटर पर आवर है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि बाइक 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलेगी, 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलेगी। तो अब इसका 60 किलोमीटर वेग है पर आवर है, ये तो एवरेज वेग हुआ। कैसे, यानी पूरे जो 1 घंटा चलने के बाद इसका जब वेग आया है वो ये आया है, बट अलग अलग टाइम पे, कभी ये धीरे हुई है, कभी तेज हुई है, तो कभी तो इसका वेग 70 भी हुआ है, कभी 40 हुआ है। तो क्या वेग इसको कहेंगे, अगर इसका वेग किसी इंस्टेंट पे बताना होगा तो कैसे निकालेंगे। तो देखो वेग को हम डिफाइन कैसे करते हैं, डेल्टा एस अपोन में डेल्टा टी। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि इतने समय में तय किया गया विस्थापन और उसका अनुपात। ठीक है, अगर मैं यहां पर समय को
क्या कर दूं, बहुत कम कर दूं, समय को क्या कर दूं, बहुत ही कम, यानी डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कर दूं। इस बात का क्या मतलब होता है, इस बात का मतलब होता है कि जैसे आपका समय ऐसे ऐसे, अगर मैं इस इंस्टेंट पे इतनी दूर में विस्थापन की बात की तो ये तो हो गया डेल्टा टी, और अगर मैं इस डेल्टा टी टाइम को क्या कर दूं, बहुत ही कम कर दूं, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो जाए, इतना कम हो जाए, तो आपका जो एवरेज वेग है ना, अभी ये जो वेग क्या था, एवरेज वेग था, एवरेज वेग की औसत वेग ही क्या बन जाएगा, तात्क्षणिक, जिसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, औसत वेग क्या बन जाएगा आपका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, और इस केस में अगर आपने क्या किया, इफ लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, और यहां पर ये आपका डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो करते हैं तो ये dt बन जाता है। ठीक है, यानी कि टाइम अगर जीरो की तरफ अग्रसर है, बहुत ही कम टाइम है, तो डेल्टा टी को हम dt की फॉर्म में लिख देते हैं। सो यहां पर वेलोसिटी क्या बन जाएगी, ds, क्योंकि इस केस में डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी क्या होगा, अल्प होगा, थोड़ा होगा, ds ओवर dt, और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन होगी या वेलोसिटी की डेफिनेशन होगी। ठीक है, क्या डेफिनेशन है वेलोसिटी की, तो आपको क्वेश्चन वगैरह सोल्व करने के लिए वेलोसिटी की ये वाली डेफिनेशन याद रखनी है, ds बाई dt, ds बाई dt, और ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, यानी जो विस्थापन है उसका समय के साथ अवकलन क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाती है। तो इस चीज को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, वेलोसिटी की देखो जनरल परिभाषा होगी, वो तो आप 9th में पढ़ चुके हो, क्या, विस्थापन में परिवर्तन की दर, लेकिन आपको अभी ये तो क्या है, औसत वेग है, अगर ऐसे लिखा है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये तो है औसत वेग, और इसी परिभाषा से अगर मैं डेल्टा एस डेल्टा टी को क्या कर दूं, टेंडिंग टू जीरो कर दूं, सो यही क्या बन जाएगी आपकी डेफिनेशन, ऐसे बन जाएगी। ओके, v बराबर ds बाई dt, और ये तात्क्षणिक वेग होगा, किसी समय पर वेग होगा। ओके, सो इस फॉर्म में आपको याद रखना है, और इसका देखो ग्राफ में क्या मीनिंग होता है, अभी हम नेक्स्ट क्लास में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको अवकलन करना होगा, और नेक्स्ट में ग्राफ से बात करूं, इसका ग्राफिकली मीनिंग क्या है, तो ग्राफिकली मीनिंग देखो, यहां पर ऊपर जो क्वांटिटी लिखी है ना, कोई भी क्वांटिटी ऐसे लिखी है, ds बाई dt लिखा है, इस बात का मतलब है कि जो s का कर्व है, s का ग्राफ है टाइम के सापेक्ष, जैसे इधर मैंने s लिखा, इधर t लिखा, इसका मैं अगर ग्राफ बना दूं, मेरे को ऐसे ग्राफ गिवन है, तो इस ग्राफ के किसी पॉइंट पे, इस ग्राफ के किसी पॉइंट पे टेंजेंट बताओ, समझना इस बात को, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्शरेखा। जैसे मैं इस पॉइंट पे, जैसे टाइम का मान यहां मान लो t1 है, अगर आपको t1 पर वेलोसिटी बतानी है, ग्राफ दे रखा है और ऐसे पूछा है कि समय बराबर t1 पर आप वेलोसिटी बताओ, तो आप क्या करो, t1 पर स्पर्शरेखा की स्लोप और इस स्पर्शरेखा की स्लोप बता दो। इस स्पर्शरेखा जैसे ये कोण क्या बन गया, थीटा, और इसे हम क्या बोल देंगे, टेन थीटा। तो यहां पर अगर मैं वेलोसिटी पूछूं ना, इस बात का ग्राफिकली मीनिंग बताऊं, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टेन थीटा हो जाएगी। ऊपर से गया कोई बात नहीं, इसके एग्जांपल्स करेंगे जिससे चीजें समझ आ जाएगी। मैं यहां पर जो डिफरेंशिएशन है उसका ग्राफिकली मीनिंग बता रहा हूं आपको। वेलोसिटी इज ds by dt, एंड यही क्वेश्चन अगर ग्राफ से पूछे तो आपको क्या बता लेना है, s की कर्व का स्लोप। इतना स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, टेंजेंट। ओके, इस बात का मतलब है कि स्लोप ऑफ s की कर्व, ओके, एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। किसी पॉइंट पे s की कर्व का जो स्लोप है ना, वो उस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी। ठीक है, जैसे सपोज करो कि यहां पर एंगल ये 45 बन जाएगा, गिवन है 45, ऐसे s और t के बीच में आपको कोई भी ग्राफ दे दिया और ये एंगल 45 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से tan थीटा कितना आएगा,
tan थीटा tan 45 इज 1। सो ये वेलोसिटी हो गई इस पॉइंट पे, यानी t बराबर t1 पर वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकंड। ओके, सो यहां पर दो चीजें हो गई। अगर आपको सवाल है वो मैथ की फॉर्म में दे रखा है तो आपको क्या कर लेना है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है टाइम की फॉर्म में, जैसे s बराबर 2t² + 3 दे रखा है और आपसे वेग पूछा है, तो आप क्या करोगे बताओ, इसको डिफरेंशिएट करना है, यानी इसका अवकलन कर लेना है। और दूसरा, अगर आपको ग्राफ दे रखा है तो आपको टेंजेंट का स्लोप बता देना है। वो दोनों चीजें किसको रिप्रेजेंट करेंगी, वेलोसिटी। तो इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। बट आपको जो चीजें ध्यान रखनी है वो मोशन की डेफिनेशन बता दी, दूसरा बेसिक छोटा बताया मैंने शॉर्ट में, बिकॉज थोड़ा सा सेशन एंड की ओर जा रहा है इसलिए ज्यादा डिटेल में बातें नहीं की, बट क्वेश्चंस करेंगे। मेनली जो क्वेश्चन है वो यहीं से शुरू होंगे, वेलोसिटी और उसके बाद में एक्सेलरेशन से। ओके, एंड नेक्स्ट उसके बाद में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उसमें खूब सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो कीप वॉचिंग एंड प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू लाइक, एंड शेयर भी कीजिएगा अपने क्लासमेट्स को, और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।